नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम और आप मिलकर छत्तीसगढ़ के धड़कते हुए दिल यानी रायपुर की एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। अगर आप सीजीपीएससी या व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये केवल एक शहर का इतिहास नहीं है, बल्कि सदियों के बदलाव, कड़े संघर्ष और विकास की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस सफर में हम क्या-क्या एक्सप्लोर करेंगे? हम शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास और राजधानी बनने की कहानी से। फिर चलेंगे आरंग की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की ओर। इसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में रायपुर का वो योगदान जिसने इतिहास रच दिया। और अंत में आधुनिक औद्योगिक विकास से लेकर इको टूरिज्म और परीक्षा के लिए सबसे जरूरी तथ्यों पर एक नजर डालेंगे। तो आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं हमारे पहले पड़ाव की ओर, यानी रायपुर का प्राचीन इतिहास और उसका राजधानी तक का सफर। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन समय के साथ इस जगह का नाम लगातार बदलता रहा है। किंवदंतियों की माने तो सतयुग में इसे कनकपुर कहते थे, फिर त्रेता युग में ये हाटकपुर बना, द्वापर में कंचनपुर और आखिरकार कलयुग में जाकर इसे अपना आज का नाम मिला, रायपुर। लेकिन इसका सबसे पुख्ता ऐतिहासिक मोड़ 14वीं शताब्दी में आया और फिर बहुत बाद में ब्रिटिश दौर में साल 1818 में कर्नल एग्न्यू ने एक बड़ी रणनीतिक चाल चलते हुए रतनपुर की जगह रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बना दिया। एग्जाम के नजरिए से ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक और फैक्ट जो आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए। जब रतनपुर के कलचुरी वंश का बंटवारा हुआ तब 14वीं शताब्दी में राजा रामचंद्र और उनके बेटे ब्रह्मदेव राय ने इस नगर की नींव रखी थी। कहा तो ये भी जाता है कि ब्रह्मदेव राय के नाम से ही प्रेरित होकर इस शहर का नाम रायपुर पड़ा था। प्राचीन इतिहास को समझने के बाद अब रुख करते हैं हमारे दूसरे हिस्से का, आरंग और उसकी अद्भुत विरासत। ये वो जगह है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। आरंग, जिसे हम और आप छत्तीसगढ़ के मंदिरों के शहर के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलचुरी राजा मोरध्वज की भक्ति को परखने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि वो अपने ही बेटे ताम्रध्वज को एक आरे, जी हाँ, लकड़ी काटने वाले आरे से चीर दे। उसी आरे शब्द से इस जगह का नाम आरंग पड़ गया। क्या कमाल का इतिहास है ना। और इसी इतिहास की गवाही देते हैं यहाँ के 11वीं और 12वीं शताब्दी के हयवंशी राजपूत काल के मंदिर, जैसे भांड देवल, महामाया मंदिर, बाग देवल, पंचमुखी महादेव और दंतेश्वरी देवी का मंदिर। यहाँ हिंदू और जैन वास्तुकला का एक ऐसा अनूठा संगम देखने को मिलता है जो शायद ही कहीं और मिले। अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, तो भांडदेवल असल में एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर है। इसके गर्भगृह में आपको काले ग्रेनाइट से बनी 3 विशाल तीर्थंकर प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ महामाया मंदिर में 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ऐसे आर्किटेक्चरल सवाल अक्सर सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए अब मंदिरों की शांति से निकलकर चलते हैं उस दौर में जब पूरे देश में आज़ादी की आग भड़क रही थी। स्वतंत्रता संग्राम में रायपुर का जज्बा। अगस्त 1942 जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया तो रायपुर बिल्कुल भी पीछे नहीं था। यहाँ के लोगों के दिलों में एक ही आवाज गूंज रही थी, हम देश के लिए रक्त की अंतिम बूंद भी बहा देंगे। जरा सोचिए उस वक्त के लोगों में देश के लिए कितना असीम प्यार और त्याग की भावना रही होगी। और इस अदम्य साहस को दिशा देने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने महान नेता थे। पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महंत लक्ष्मी नारायण दास, मौलाना अब्दुल रऊफ खान और डॉक्टर खूबचंद बघेल। इन दिग्गजों के नेतृत्व ने रायपुर को पूरे आंदोलन का एक धधकता हुआ केंद्र बना दिया था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अंग्रेजों ने इन सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आपको क्या लगता है, आंदोलन रुक गया? बिल्कुल नहीं। शहर के युवाओं, छात्र संघों और खासकर हिंदुस्तानी लाल सेना ने कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने एक ऐसा अंडरग्राउंड यानी भूमिगत आंदोलन चलाया जिसने रातों रात पूरे जिले में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। आज़ादी के उस संघर्षपूर्ण दौर से बाहर आकर अब हम बात करेंगे आज के रायपुर की। कैसे ये शहर एक औद्योगिक महाशक्ति बन गया।
अर्थव्यवस्था के एंगल से देखें तो साल 2006 का एमएसएमई निवेश वर्गीकरण बहुत ही क्रूशियल है। यहाँ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के आधार पर साफ साफ बांटा गया है। सूक्ष्म के लिए मैन्युफैक्चरिंग लिमिट 25 लाख और सर्विस 10 लाख। लघु के लिए ये 25 लाख से 5 करोड़ तक जाती है और मध्यम के लिए 5 से 10 करोड़। इससे बस एक बार अच्छे से समझ लें तो एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अब जरा रायपुर के नक्शे पर नजर डालिए। आप देखेंगे कि इसके आसपास के इलाकों में प्रमुख औद्योगिक पार्क और सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने किस तरह से फैले हुए हैं। ये पूरा का पूरा नेटवर्क सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि पूरे राज्य के विकास का एक बहुत मजबूत पिलर है। और हाँ, जब बात बुनियादी ढांचे की हो तो 1966 में स्थापित वैगन रिपेयर शॉप यानी WRS को हम कैसे भूल सकते हैं। ये केंद्र सरकार का एक बहुत अहम प्रोजेक्ट था। दशकों से भारतीय रेलवे की लाइफलाइन को चालू रखने में रायपुर का ये प्लांट अपना साइलेंट लेकिन बेहद जरूरी योगदान दे रहा है। उद्योगों से जुड़े कुछ और पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। राज्य के 8 कोर सेक्टर में ऑटोमोबाइल शामिल नहीं है क्योंकि हमारी इकोनॉमी मुख्य रूप से खनिजों यानी मिनरल्स पर टिकी है। मुख्य उद्योग हैं लोहा, एल्यूमिनियम और सीमेंट। और एक और जरूरी डेट, राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी CSIDC की स्थापना 7 अप्रैल 2001 को रायपुर में ही हुई थी। बिल्कुल क्लियर? अब बहुत हो गई इतिहास और उद्योगों की बात। आइए थोड़ा रिलैक्स करते हैं और चलते हैं नंदनवन सफारी और खेलों की दुनिया की तरफ। अगर आप नेचर लवर हैं तो नया रायपुर की नंदनवन जंगल सफारी आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। 800 एकड़ में फैला ये विशाल इलाका 4 अलग-अलग सफारियों में बटा है। 30 हेक्टेयर में शाकाहारी वन्य प्राणी सफारी है और फिर 20-20 हेक्टेयर में भालू, टाइगर और शेर की सफारी। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एकदम विश्व स्तरीय मॉडल है। और इस पूरी सफारी का दिल है 130 एकड़ में फैला खांडवा जलाशय। ये सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं है बल्कि एक ऐसा खूबसूरत हैबिटेट है जहां हर साल दुनिया भर से तरह तरह के प्रवासी पक्षी आते हैं। एक लिटरली सिनेमैटिक व्यू बनता है यहाँ। और अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये स्टेडियम अपनी एकदम सपाट और बैटिंग फ्रेंडली पिच के लिए बहुत मशहूर है। T20 मैचों में यहाँ 200 से ज्यादा का स्कोर बोर्ड पर देखना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ का माहौल ही अलग लेवल का होता है। तो अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, क्विक रिवीजन। ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे आपके पेपर में छप सकते हैं। मेरे साथ साथ दिमाग में दोहराइएगा। 1818 में कर्नल एग्न्यू ने राजधानी बदली। आरंग 11वीं सदी का वो शहर है जिसे मंदिरों का शहर कहते हैं। WRS की स्थापना हुई 1966 में, CSIDC बना 2001 में और नया रायपुर के नंदनवन में कुल 4 विशेष सफारी हैं। बस ये 5 बातें दिमाग में अच्छी तरह लॉक कर लीजिए। एक छोटे से प्राचीन कल्चुरी नगर से लेकर आज की एक विशाल औद्योगिक और इको टूरिज्म महाशक्ति बनने तक रायपुर का ये सफर सच में प्रेरणादायक है। जरा सोचिए, प्राचीनता और आधुनिकता का ये शानदार संगम आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ को किस नई बुलंदी पर लेकर जाएगा। इसी विचार और प्रेरणा के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। पूरे फोकस के साथ पढ़ते रहिए और अपनी मंजिल की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते रहिए।